बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ। जिस दिन से पाकिस्तानियों ने ये वाली आवाज़ और ये वाला जुमला सुना है ना, ये ऐसा मनहूस जुमला है कि उस दिन से लेकर आज तक पाकिस्तानियों ने सुख का सांस नहीं लिया। और जो कुछ पाकिस्तानियों के साथ इस एक जुमले के बाद हुआ, उसकी मिसाल कहीं और मिलती भी नहीं। 10th April 2022, welcome back to पुराना पाकिस्तान। तो जब से इन्होंने कहा कि वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान, उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तानियों ने कोई ख़ास अच्छी खबर नहीं सुनी। इन्हीं पाकिस्तानियों के साथ वो कुछ हुआ है कि जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। इन्होंने इल्ज़ामात लगाया कि इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, महंगाई बढ़ा दी है, मईशत तबाह हो रही है, इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए। और उसके बाद से लेकर अब तक किसी एक शोबे में भी पाकिस्तान संभल नहीं सका। चाहे दिफा का शोबा हो, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दहशतगर्दी के ऐसे खौफनाक वाक़यात हुए, इंटेलिजेंस के बहुत बड़े बड़े फेलियर्स हुए पाकिस्तान में। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया, तो ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की नाकामी हुई। हाँ, इंडिया के जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए, वो बहुत अच्छी बात थी, उसको कल सेलिब्रेट किया पाकिस्तानियों ने। और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी रखे गए। कुछ प्रोग्रामों पे लोग एतराज़ भी कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने एक तकरीर भी की। तकरीर तो वो अच्छी करते हैं, यानी जिसने लिख कर दी उसने अच्छी बातें लिख कर दी। लेकिन तकरीर में कॉल और फेल के अंदर जब तजाद हो तो फिर चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। यानी जब एक मौका मिला था, पूरी कौम इकट्ठी हो गई थी, जिसका जिक्र फील्ड मार्शल ने अपनी तकरीर में भी किया, तो बजाय इसके कि उसका फ़ायदा उठाया जाता और कौमी वहदत को मज़ीद फ़रोग दिया जाता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने और सोशल मीडिया ने, आम पाकिस्तानियों ने बहुत साथ दिया फ़ौज का। जब फ़ौज के पास मुश्किल वक्त आया तो कौम फ़ौज के साथ खड़ी हुई। लेकिन जैसे ही वो मुश्किल वक्त ख़त्म हुआ तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अवाम को दोबारा कुचलना शुरू कर दिया। और वही जालिम रजीम अवाम के ऊपर मुसल्लत रखा जिसने अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया। आज पाकिस्तान की माशी हालत आपके सामने है। तबाही और बर्बादी फेरी हुई है इन्होंने मईशत की। अवाम का एक दिन भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया। ये जर्नैल उन जालिमों के साथ खड़े हुए जिन्होंने पाकिस्तान में IPPs के घटिया मंसूबे लगाए थे। IPPs पे मैं वीलॉग करने वाला हूँ, 1-2 दिन का मेरा काम रह गया है। डिटेल रिसर्च के बाद आपको मैं बताऊंगा कि पाकिस्तानियों को कितना बड़ा चूना लगाया गया है। और एक ऐसा वीलॉग करूंगा कि आपको बहुत सारे वो सवालात जो आपके दिमाग में हैं, उन सब के जवाब आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। सियासतदानों ने कई बार इकट्ठे बैठने की कोशिश की, लेकिन हुक्मरान जमात के सियासतदानों ने बार बार ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि सियासतदान मिलकर बैठें और बैठकर किसी नतीजे पर पहुंचे। हत्ता कि इमरान खान साहब से मुलाकात करनी थी उनकी पार्टी के लोगों ने, और हुकूमती जमात के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये नहीं करवा पाएंगे। वजह यह है कि फील्ड मार्शल साहब ने फैसला किया हुआ है। अब तो जो वफाकी वुज़रा हैं वो टेलीविजन के ऊपर बैठकर कहते हैं कि मैं या हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एक अदना वर्कर हैं। यानी आप अंदाजा करें कि हम उनकी टीम के अदना वर्कर हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की टीम के। तो नवाज शरीफ ने इतनी दहाइयों तक सियासत, यानी 50 साल होने वाले नवाज शरीफ की सियासत को, 40 साल तो हो गए इनको। इतनी लंबी सियासत नवाज शरीफ ने इसलिए की थी कि एंड ऑफ द डे नवाज शरीफ की पार्टी के वुज़रा ये कह रहे होंगे कि हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के, यानी एक सरकारी मुलाजिम के अदना वर्कर हैं। तो एक सरकारी मुलाजिम की जिसने रिटायर हो जाना है, घर चले जाना है, उसकी चाकरी के लिए अगर एक सियासी जमात बनी है तो फिर अफसोस है, नवाज शरीफ की सियासत का इससे बुरा अंजाम हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने मार्का हक मनाया। अच्छा लगता है जब हमारी फौज जीते और किसी और मुल्क की फौज जो हमला करे पाकिस्तान के ऊपर उससे कामयाबी मिले, तो पाकिस्तानियों को तो अच्छा लगेगा, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भाईचारे के माहौल को जिस तरह ज़बरदस्ती जालसाजी के जरिए जुल्म और जबर से ख़त्म किया गया, वो इंतहाई अफसोसनाक है। मैंने आपको एक वीलॉग में कहा था 10 मई के बाद कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक कामयाबी दी है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत रखी है। अब यहां से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बाद 2 रास्ते हैं। या तो वो बैकफुट पे जाएं और पाकिस्तान में निज़ाम को चलने दें, या वो निज़ाम को पूरी तरह से मजीद जकड़ लें, अपने मुखालिफिन को कुचल दें और अपने ज़ाती मफादात हासिल करें। तो हासिल क्या किया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने? छोटे छोटे फ़ायदों के लिए कौमी भाईचारे को कुर्बान कर दिया। छोटे छोटे फ़ायदे क्या होते हैं? इस्तिस्ना मिल जाता है, एक्सटेंशन मिल जाती है, 5 साल की नौकरी हो जाती है, और क्या होता है? छोटा सा फ़ायदा चंद लोगों का, पूरी कौम का जो भाईचारे का एक फ़िज़ा बनी हुई थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया, सिर्फ अपने छोटे छोटे मफादात के लिए। नाज़रीन, अब आ जाए इंटरनेशनल खबरों की तरफ। मैंने आपको बताया था और बैनुल अक़वामी खबरों में यह छप रहा था कि ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए से अपना जवाब
अमेरिका को भिजवा दिया और ईरान ने यह कहा था कि वो अपनी कौमी खुद मुख्तारी के ऊपर समझौता नहीं करेंगे। ईरान ने कहा था कि कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे या कोई ऐसी चीज़ कबूल नहीं करेंगे जो वो समझते हैं कि उनके मुल्क के मफाद के खिलाफ है। तो जो ईरान ने जवाब भिजवाया था उसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें चल रही थी। मैंने आपको बताया भी था कि ईरान चाहता है कि पाबंदियों का खात्मा किया जाए, ईरान चाहता है कि उसके नुकसानात का अजाला किया जाए, ईरान चाहता है कि नाकाबंदी ख़त्म की जाए, ईरान चाहता है कि आबने हुर्मुज़ खुले, लेकिन ईरान के कंट्रोल के ज़रिए खुले। एक नए मुजव्वज़ा जो तरीक़ाकार है ईरान ने बनाया हुआ है, एक नए सिस्टम के तहत आबने हुर्मुज़ काम करे। अब वो कभी नहीं छोड़ेगा आबने हुर्मुज़ को। ईरान के हाथ में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक असासा लग गया है। वो इस असासे को, ये सोने की चिड़िया है और यहाँ से ईरान दबोच सकता है बड़े बड़े मुमालिक को। तो ईरान, अब मुझे नहीं लगता कि यानी कुब्बे को लात पड़ी है और उसका कुब निकल गया, ये वाली सूरत हाल हुई है ईरान के साथ। ईरान अब अपने हुर्मुज़ को नहीं छोड़ेगा। ये बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकार कह रहे हैं, पूरी दुनिया से आवाज़ें आ रही हैं। अगर छोड़ देगा तो किन शराइत के तहत छोड़ेगा, ये एक बड़ी तवज्जो तलब बात है। पता नहीं कितना बड़ा कुछ ईरान को ऑफर किया जाए तो वो छोड़ दे। फिर यूरेनियम के मामले के ऊपर ईरान कुछ और कहता है, अमेरिका कुछ और कहता है। एक तीसरे मुल्क की बात की गई, ठीक है यूरेनियम वहां रख देते हैं, लेकिन अगर टॉक्स फेल हो गई तो वो अपनी यूरेनियम वापस ले जाएंगे। अमेरिका उसके ऊपर भी नहीं मानता। फिर अमेरिका ने 20 साल की ऑफर की, ईरान जो है वो कम सालों की बात करता है। तो यहाँ एक दोनों के अंदर इख्तिलाफ राय मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ के जवाब को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने एक पोस्ट करते हुए एक मुख्तसर पैगाम दिया कि ईरान के नाम नेहाद नुमाइंदों की जानिब से दिया गया जवाब मैंने पढ़ा है। जो उन्होंने लिखा ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। और फिर उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो उसके बाद का जो मज़ीद ट्वीट्स किए, जो मज़ीद स्टेटमेंट दिए, वो बड़े सख्त हैं। डोनाल्ड ट्रंप हर वीकेंड पे सुलह की बात करता है और जब वीकेंड ख़त्म होने वाला होता है तो जंग की बात करता है। एकदम कीमतें नीचे जाती हैं, एकदम कीमतें ऊपर जाती हैं और दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मीडिया बाज़ ये इल्ज़ामात लगवाता है कि वो अपने साथियों को या अपने दोस्तों को नवाजने के लिए भी इस किस्म के बयानात देते हैं। इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि कुछ ऐसे सरमायाकार हैं मिडिल ईस्ट में जो कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं और उन्हें पहले से अंदाज़ा होता है कि अब सिचुएशन किधर जाएगी। वो उस हिसाब से अपनी ख़रीदारी और बाद में सेल करते हैं और इसमें वो अरबों डॉलर बना रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये कहा कि मैं जंग ख़त्म कर दूंगा, फिर एकदम सूरत हाल बदलती है, वो कहते जी अब दोबारा जंग लगा दूंगा। अब नेतन्याहू के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर रब्ता किया। उस पर नेतन्याहू ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है। अब इसराइली वज़ीर आज़म ये कहता है कि ईरान के खिलाफ जंग खत्म नहीं हुई, यूरेनियम कब्जे में लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब ईरान के पास जो मौजूदा यूरेनियम है उसका ज़ख़ीरा जब चाहें हम छीन सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।